Welcome back, dear students. Well, I am back with the second part of the conjunctions. This part of the video is going to be very interesting as well as important for the exam point of view. In the end of the last video, we were discussing the principal clause, subordinate clause, and subordinate conjunctions. I would like to recall that concept again before starting the subordinate conjunctions. So, we discussed two types of clauses. First one, principal clause, and second, subordinate clause. So what is clause? What do you know about the clause? Clause is a group of words that forms part of a sentence and has a subject and a predicate of its own. So now we can divide clauses in many parts, but basically there are two types of clauses: principal clause and subordinate clause. So, what is principal clause? Principal clause or main clause is an independent clause and it does not depend on other clause for its complete meaning. Whereas subordinate clause or dependent clause depends on principal clause for its full meaning. Now you can see uh, once again in the last video we were discussing that these sentences. Look at the screen. If he comes, I shall go. If it comes, I shall go. If I cut this part of the sentence, then I shall go. This part of the sentence I have now. I shall go. It has its own subject. I is subject, and shall is its helping verb, and go is verb. Means subject, and this part remaining part is called predicate. तो ये क्या हुआ, एक क्लोज बन गया, आई सेल गो, और इसकी अपनी सेंस भी है, आई सेल गो, मैं जाऊंगा। तो ये क्लोज ना दूसरे पे डिपेंड है, इसका फुल मीनिंग है विदाउट दूसरे किसी क्लोज के ही। तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज, या फिर इसे कहेंगे मेन क्लोज, या फिर इसे हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। मीन्स ये अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लोज पर डिपेंड नहीं रहता। Whereas the first part, this part, if he comes, if he comes, यहां पर अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं, इसको, ही कम्स वह आता है, ही कम्स वह आता है, और इसके साथ ही कंजंक्शन को भी साथ लेके मैं अगर इसकी सेंस देखूं, इफ ही कम्स, ये अपने आप में क्लोज है, ही कम्स वह आता है, क्योंकि ही अपने आप में सब्जेक्ट रहा और कम्स एक वर्ब हो गई, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का काम पूरा हो गया और ये क्लोज बन गया। बट अब देखो इसके साथ ही कंजंक्शन जुड़ा है, इफ ही कम्स, इसके साथ अब इसका मीनिंग देखो, इफ ही कम्स, यदि वह आता है, इसका क्या कोई कंप्लीट फुल मीनिंग है? यदि वह आता है तो क्या होगा, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो, वो तो तब पता चलेगा हमें जब हम इस पार्ट को इसके साथ ऐड करेंगे। मीन्स दिस पार्ट और सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंड्स ऑन दिस पार्ट और ऑन प्रिंसिपल क्लोज। तो ये कॉम्बिनेशन जो बनता है इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। मीन्स जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज और एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और इन दोनों क्लोजेज को, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन होता है, जो ज्वाइंट करेगा इनका, उस वर्ड को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यही आज का टॉपिक है और हम ये पढ़ेंगे अब। नेक्स्ट देखो, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता। देखो वेयर ही लिव्स ये अपने आप में पूरा नहीं है, वेयर ही लिव्स जहां वह रहता है, इसका मतलब निकला जहां वह रहता है, जहां वह रहता है।
अब जहां वह रहता है इसकी कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है क्या? हिंदी में भी नहीं निकल रहा। तो जब तक इसको ये प्रिंसिपल क्लोज हम सप्लाई नहीं करेंगे, इसके साथ ऐड नहीं करेंगे, ये अपने आप में अधूरा है ये वाला पार्ट। सो वेयर ज्वाइंस बोथ ऑफ देम, दिस वन एंड दिस वन, और इसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देता है। तो ये जो कंजंक्शन हुआ, ये जो इनका जंक्शन करने वाला वर्ड हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ठीक है। सेम केस इज हियर, दो इज हियर एंड बिकॉज इज हियर, subordinating conjunctions. Now students, let's start the topic. Come on the first page, and here the topic starts. Subordinating conjunctions definition देखिए, इस subordinate conjunction joins a clause to another on which it depends for its complete meaning। यही तो बात मैंने बताई थी कि उस क्लोज को जो अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए दूसरे क्लोज पर डिपेंड रहता है उसको आपस में जोड़ता है। ठीक है। अब देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वीडियो का पार्ट शायद आपको यहाँ पर कंप्लीट दिखने को मिलेगा कि नहीं, मैं स्मॉल करता हूँ। ये देखो, देयर आर 3 and 7 division of subordinate conjunctions. First one is conjunction of time, दूसरा conjunction of cause, conjunction of purpose, conjunction of result or consequence, conjunction of condition, conjunction of contrast or concession, and last one is conjunction of कंपैरिजन। ये कंपैरिजन वाला है जो कंपैरिजन करेगा बिटवीन टू क्लॉजेस। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे वन बाय वन। देखो, एक तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहां पर हम इसमें मैक्सिमम ये सारे कंजंक्शंस किसको जोड़ते हैं? एडवर्ब क्लॉज ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस, इन सबको जोड़ेंगे ये। ठीक है ना। तो हमें एडवर्ब क्लोज क्या होता है ये पता है? वो एक सबऑर्डिनेट क्लोज का टाइप है। सबऑर्डिनेट क्लोज को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, इट कैन बी नाउन क्लोज, इट कैन बी ए एडवर्ब क्लोज, और थर्ड एंड लास्ट वन इज एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के क्लोज होंगे, पर यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं, जो कंजंक्शन हमारा मेन टॉपिक है ना, तो इसके रिगार्डिंग में हमें ज्ञान किसका होगा? एडवर्ब क्लोज का। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो इसका टाइप काइंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, वो है कंजंक्शंस ऑफ टाइम। टाइम बताने वाले कंजंक्शंस जो टाइम के साथ दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस द एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है, जो टाइम का एडवर्ब क्लोज है, उसको इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि उसके स्टार्टिंग में जुड़ा होता है, और दूसरा सेंटेंस तो होता ही उससे पीछे होगा या आगे होगा, कहीं पे भी उन दोनों को जोड़ेगा। देखो कौन कौन से हो सकते हैं ये? बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, एज सुन एज, वाइल, एज लॉन्ग, व्हेन, एज, वेन एवर। ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल देखते चलेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अब देखो, जो ये वाला पार्ट है ना, जहां से आफ्टर यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाला पार्ट, ये इस वाले क्लॉज के साथ जुड़ा है, द पेशेंट हैड डाइड के साथ। तो द पेशेंट हैड डाइड हुआ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी कौन सा पार्ट हुआ? एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, क्योंकि आफ्टर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि डॉक्टर कब आया? पेशेंट के मरने के बाद। डॉक्टर के आने का समय बता रहा है, पेशेंट के मरने का और डॉक्टर के आने का समय का कंपैरिजन कर रहा है ये। सो इट इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, और ये कहलाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर। नेक्स्ट देखो, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर। सेम केस वही वैसा ही है। आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन, ये वाला पार्ट कहलाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और सॉरी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, या फिर कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, और ये बिफोर कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। द ट्रेन हैड गॉन, ये वाला पार्ट है प्रिंसिपल क्लॉज, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि बिफोर वाला पार्ट है ये तो डिपेंड करता है इस प्रिंसिपल क्लॉज पर,
मगर प्रिंसिपल क्लोज इंडिपेंडेंट होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो ये द ट्रेन हैड गॉन अपने आप में फ्री है। बट अगर मैं इस पार्ट को बोलूं बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले क्या, क्या कुछ तो बताओ बात आगे। तो उसका मीनिंग तब कंप्लीट होता है जब हम ये प्रिंसिपल क्लोज ऐड कर देंगे। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन, नाउ द कॉम्प्लेक्स, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे, ये फुल मीनिंग रखता है अपना। तो यहाँ पे बिफोर हुआ बेटा एडवर्ब, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। नेक्स्ट, शी विल गो एज सुन एज यू कम, वह जैसे ही तुम आओगे वो, सी विल गो वो चली जाएगी, जैसे ही तुम आओगे यू कम सी विल गो वो चली जाएगी। मेक हे वाइल सन, वाइल द सन साइंस, के दौरान, वाइल का मतलब होता है के दौरान, ये टाइम बता रहा है। मेक हे का मतलब क्या होता है, हे का, हे बोलते हैं घास फूस को, सूखी घास को। मेक हे यानी कि घास बना लो, बनाई नहीं जाती, सुखाई जाती है। मेक हे वाइल द सनसाइन, जब सूर्य निकला हो, यानी कि जब मौके का फ़ायदा उठा लो। ये इंग्लैंड की कहावत है। वहाँ पर क्योंकि सूरज बहुत कम मेहरबान होता है, हीट बहुत कम होती है, ज़्यादातर सर्दी होती है ना, इसलिए थोड़ा बहुत सूरज जब निकले तो कहा जाता है भाई मौका निकला है, अब अपनी घास सुखा लो। मैनी थिंग्स हैव बीन डन सिंस आई सा यू। अब देखो ये सिंस यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, वहाँ पे आपने देखा था सिंस मॉर्निंग, जहाँ पे आप टेंस में पढ़ते थे, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 days, वो क्या था, प्रीपोजिशन था। बट यहाँ पर देखो एक क्लोज है, सिंस आई सा यू, जब से मैंने तुम्हें देखा, क्योंकि इसके आगे, सिंस के आगे पूरा क्लोज है, ना कि कोई नाउन या प्रोनाउन है, इसलिए ये यहाँ पे कंजंक्शन है। और क्या बताने वाला, टाइम बताने वाला, तो इसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे ऑफ टाइम। कंजंक्शन ऑफ कॉज, नेक्स्ट पार्ट आता है कंजंक्शन ऑफ कॉज और रीजन, रीजन बताने वाला। एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉज या रीजन जो होगा, उसको जो इंट्रोड्यूस करने वाला कंजंक्शन होगा, जो उसके साथ लगा होगा, वो कंजंक्शन कहलाएगा कंजंक्शन ऑफ कॉज। जैसे बिकॉज, सिंस, एज या फॉर। फॉर का भी अर्थ जब क्योंकि निकले, फॉर को भी का भी अर्थ एज और सिंस और बिकॉज के बराबर हो सकता है। वैसे आजकल ये यूज़ मॉडर्न इंग्लिश में नहीं हो रहा यूज़, बट ओल्ड इंग्लिश में फोर को भी एज बिकोज, एज ए बिकोज यूज़ किया जाता है, एज ए मीनिंग ऑफ बिकोज यूज़ किया जाता था, जिसका मतलब क्या निकलता था, क्योंकि। एज ही वॉज नॉट एट होम, क्योंकि वह घर नहीं था। आई स्पोक टू हिज फादर, तो मैंने क्या किया, मैंने उसके बाप से बात की। ठीक है, तो ये एज यहाँ पे क्योंकि का अर्थ दे रहा है, और ये यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन ऑफ रीजन। सिंस यू विजिट, क्योंकि तुम्हारी इच्छा है, सिंस रीजन ये है ना, इसलिए इट शैल बी डन, इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो ये क्यों होगा, क्योंकि रीजन ये है। तो ये वाला पार्ट रीजन बता रहा है। तो ये जो सिंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कौन से वाला कंजंक्शन हुआ, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कॉज। आई बिलीव हिम फॉर ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि, फॉर का मतलब यहाँ पे क्योंकि निकल रहा है, मैं उस पर बिलीव करता हूं क्योंकि वो क्या है, ऑनेस्ट है। नेक्स्ट, कंजंक्शन ऑफ पर्पज, इसमें भी वैसा ही है, मतलब कोई उद्देश्य होता है। दीज कंजंक्शंस इंट्रोड्यूस द एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन कौन से हो सकते हैं, दैट, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट। सो दैट ताकि, दैट का मतलब, दैट का मतलब की, सो दैट ताकि, लेस्ट मतलब वरना, इन ऑर्डर दैट ऐसा करने के लिए, ताकि निकलता है इन ऑर्डर दैट, ताकि। वी ईट सो दैट वी मे लिव, देखो इसमें जब मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, जब सो दैट आ जाता है तो मे मॉडल आएगा, यदि इधर प्रेजेंट है तो इधर अगर एट होता है तो इधर मे का माइट बन जाता है। तो इस केस में इसका मतलब क्या निकल रहा है, सो दैट ताकि, देखो वी ईट हम खाते हैं, ताकि हम वी मे लिव जिंदा रह सकें। तो हमारे खाने का मकसद क्या हुआ, जिंदा रहना। ठीक है ना, हमारे खाने का ईट, वी ईट, इसका मकसद क्या हुआ, जिंदा रहना। तो ये जहां पर पर्पज होता है वहां पे लगता है, तो ये वाला कंजंक्शन क्या कहलाएगा, एडवर्ब ना, सॉरी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पज। नेक्स्ट, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के साथ शुड आता ही हमेशा, मॉडल भी साथ साथ पढ़ते चलो। लेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वरना, कह रहा है कि स्लो चलो वरना गिर जाओगे। ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे बिकम रिच, कह रहा है कि वो कठिन परिश्रम करता है, क्या है उद्देश्य उसका कठिन परिश्रम करने का, इन ऑर्डर दैट ही मस्ट बिकम, सॉरी ही मे बिकम रिच, ताकि वो
रिच बन सके, धनवान बन सके, धनवान बनना उसका मकसद है, पर्पज है, तो ये इन ऑर्डर दैट, ये हुआ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पज। नेक्स्ट चलेंगे कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। ये दे इंट्रोड्यूड, ये कौन से कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट्स, सॉरी कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये दैट ही होता है एक, जैसे ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, कह रहा है कि वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसने पहला प्राइज जीता। तो ये देखो रिजल्ट क्या निकला इसका, इंटेलिजेंट होने का, प्राइज जीतना, ये रिजल्ट निकला ना इसका, तो ये रिजल्ट को जोड़ रहा है, तो ये हुआ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। नेक्स्ट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, दे इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कौन कौन से होते हैं, इफ, एज इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट। बेटा एक तो साथ के साथ नोट ना करें, मैं इनकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा बाद में, प्लीज आप कॉन्सेंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखें और सुने ध्यान से। एग्जाम्पल, द मैनेजर विल फायर यू, फायर का मतलब जला नहीं देगा, यू फ्रॉम द जॉब, फायर का मतलब होता है जॉब से निकाल देना, काम से बाहर निकाल देना। द मैनेजर विल फायर यू फ्रॉम द जॉब इफ यू आर लेट, अगेन कह रहा है कि वार्निंग दे रहा है, क्या दे रहा है कि वार्निंग दे रहा है, कंडीशन बता रहा है, यदि तुमने, ये इफ क्या बताता है, कंडीशन, यदि तुम फिर से लेट हुए तो तुम्हें मैनेजर जॉब से निकाल देगा। तो ये कंडीशन क्या है, लेट होना, ये कंडीशन हुई। तो कंडीशन को जोड़ने वाला इफ जो होता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। ही कैन नॉट बी फॉरगिवन, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, अनलेस ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट, ये आगे फॉल्ट था, फॉल्ट, देखो कह रहा है कि वो तुम्हें माफ नहीं कर सकता जब तक कि तुम अपनी गलती ना मानो, अपनी फॉल्ट है ना उसको स्वीकार ना करो, वो तब तक तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो अनलेस यहाँ पे क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सी बिहेव्स एज इफ का मतलब होता है मानो की, सी वर, ये देखो इमेजिनरी सेंटेंस है, सी वर मैड, वर जहां पे भी यूज होता है ना, जैसे आई वर किंग, इफ आई वर किंग, यदि मैं राजा होता, वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता, ऐसे नहीं, ये सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ भी वर ही लगता है यहाँ पे, प्लूरल, इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं इनको। ये हवा में बातें कर रहा है, ऐसे सपने ले रहा है, सच में नहीं होता। सी बिहेव्स, वह ऐसे बिहेव करती है मानो की, एज इफ का मतलब हुआ मानो की वह पागल हो, एक्चुअल में पागल नहीं है बट इमेजिनरी सेंटेंस है। आई एग्री टू दीज टर्म्स प्रोवाइडेड दैट, या फिर प्रोवाइडेड ओनली भी लगा सकते हो, केवल प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट यू एग्री टू माइन, कह रहा है कि मैं तुम्हारी टर्म्स और कंडीशन पर एग्री हूं अगर तुम मेरी वाली शर्त को मानो, अगर तुम, तो ये अगर हुआ या प्रोवाइडेड हुआ, ये भी क्या हुआ, कंडीशन वाला, कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन हुआ। नेक्स्ट कंजंक्शन ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट बताएंगे, जैसे उसमें भी था ना कॉन्ट्रास्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, तो यहाँ पे भी होता है, ऑल दो और हाउएवर होते हैं ये, और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट को ही इंट्रोड्यूस करते हैं। ही इज ऑनेस्ट, एक तरफ ये प्रिंसिपल क्लोज है, दूसरा ऑल दो ही इज पुअर। अब देखो पुअर होना और सॉरी ऑनेस्ट होना और पुअर होना थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है, क्यों, पुअर लोग बेचारे पैसे की कमी है तो हो सकता है कि वो थोड़े से चोर वगैरह, चोर तो क्या है थोड़ा सा वो सोचते हैं कि पैसे किसी तरह आ जाएं, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं बेईमान बनने के। बट कह रहा है कि वह ऑनेस्ट है, ईमानदार है, हालांकि, यद्यपि, आल्दो का मतलब होता है यद्यपि, ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, फिर भी कैसा है वो, ऑनेस्ट। ही इज हैप्पी, वो खुश है, ही इज पुअर, देखो इधर तो ही इज हैप्पी, वो खुश है, और वहां पे गरीब, गरीब आदमी बेचारा खुश तब होगा ना जब उसको खाने पीने की रोटी मिलेगी। पर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वाली बात हुई ना, उल्टी बात की, दोनों ऐसी बातों को जोड़ते हैं ये, तो ये देखो कॉन्ट्रास्ट वाली बात है, उसको जोड़ दिया इसने दोनों ने, कैसे, ही इज हैप्पी, वो खुश है, हालांकि या यद्यपि वह गरीब जरूर है, वो गरीब है मगर फिर भी खुश है। तो ये हुए कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, जिनको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन। ही विल नेवर पास, हाउ एवर हार्ड ही मे ट्राई, कह रहा है कि वो कभी पास नहीं होगा चाहे जितना जोर लगा ले। नेक्स्ट कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, इसमें कंपेयर किया जाएगा,
पर कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा था, कंपैरिजन। दे इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन कौन से होते हैं ये? एज मच एज, देन। देखो देन दोनों ही काम कर सकता है, कई बार ये प्रीपोजिशन के तौर पे भी काम करता है और कई बार ये कंजंक्शन के तौर पर भी। ही इज एज क्लेवर एज यू। अब आप कहोगे कि सर ये यू ही आगे, तो यू तो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन से पहले तो क्या आना चाहिए? प्रीपोजिशन। बट देखो सेंस क्या निकल रही, एज यू आर। तुमसे उसकी चालाकी की तुलना नहीं है, ही से करता। अगर यू की तुलना की करनी होती तो प्रोनाउन से प्रोनाउन की, पर इस प्रोनाउन का एडजेक्टिव है क्लेवर, होना, चालाक। तो वो तुम्हारी, जितने तुम चालाक हो ना, यू आर क्लेवर, मतलब जो जितने तुम चालाक हो उससे कंपैरिजन किया जाएगा, ना कि तुमसे। तो ही इज क्लेवर एज यू आर, ये आर लिखा नहीं जाता है बट हिडन होता है, एज यू आर। तो ये अब यू आर हो गया इधर क्या? क्लोज। क्लोज को जोड़ेगा क्या? कंजंक्शन। तो ये एज प्रीपोजिशन ना होके कंजंक्शन हुआ। नेक्स्ट देखो, सी लव्स मी एज मच एज यू डू। डू देखो मैंने लिख दिया है वैसे ब्रैकेट में, हिडन है ये। यू डू, यू डू एक क्लोज हुआ तो क्लोज को जोड़ेगा एज कंजंक्शन। सी इज टॉलर देन यू आर, वो लंबी है जितने की तुम हो, उससे भी ज्यादा लंबी, जितने की तुम लंबे हो उससे भी ज्यादा वो लंबी है, देन। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं ना, देन। बट अगर यहाँ पे होता सी इज टॉलर देन मी, अगर मी होता तो मी ऑब्जेक्टिव केस होता, अगर तो मी क्या किया, तो मी आर तो लगा नहीं सकते हम, तो मी अपने आप में प्रोनाउन होता। तो अब इसका मतलब प्रोनाउन से पहले देन आता तो वो क्या काम करता, उसे हम प्रीपोजिशन कह सकते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बेटा ये आपके फिनिश हो जाते हैं 7 टाइप के ऑल द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब इसका जो मेन पार्ट बच गया है ना, इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो चीज़ें पढ़ने की बच गई है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखो, ऑल दो या दो, जिसका मतलब होता है यद्यपि, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, सही हुआ। इसको हम कहने का मतलब ये है कि ये वाला पार्ट जैसे सबऑर्डिनेटिंग क्लोज बोलते हैं, जिसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ा होता है, उस पार्ट को आप लेफ्ट में भी रख सकते हो, राइट में भी। अगर लेफ्ट में रखते हो तो कोमा लगाओ ये, और इधर प्रिंसिपल क्लोज लिख दो। अगर इस वाले पार्ट को पहले लगाना चाहते हो तो कोमा की जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हो। ही इज ऑनेस्ट शुरू में लिखो, उसके बाद लिख दो ऑल दो ही इज पुअर। ठीक है, तो दोनों ही तरफ इसको घुमा के लिख सकते हैं, पलट करके। ऑल दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है परंतु वह ऑनेस्ट है, ये गलत हो जाएगा। बट कभी भी नहीं आता है ऑल दो के साथ, रॉन्ग, सेंस लेस है ये, ऐसा कभी भी मत करना। ऑल दो ही इज पुअर, ऑल दो आ सकता है या दो, एक कोई भी लगाओ। यद्यपि वह गरीब है, यट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी, ये यट एकदम करेक्ट है यहाँ पे, इसका मतलब निकलता है फिर भी, और ये सेंटेंस हुआ करेक्ट। यानी कि आपको क्या सीखने को मिला कि ऑल दो और दो के साथ आप बट तो कभी नहीं लगा सकते, यट लगा सकते हो। या तो फिर कुछ मत लगाओ, कोमा छोड़ दो, यट लगाओगे तो उससे फिर भी ये सेंस में निकल जाएगी। हार्डली स्कार्सली, इसका मतलब होता है मुश्किल से ही। हैड ही रीच द स्कूल, वैन लगा सकते हैं या बिफोर, एक लगाएंगे कुछ भी। इट बिगिन टू रेन, कह रहा है कि मुश्किल से ही वो स्कूल पहुंचा होगा, कि बरसात शुरू हो गई, इट बिगिन टू रेन। उससे पहले ही, मतलब जैसे मुश्किल से वो स्कूल तक पहुंचा होगा, वैन इट बिगिन टू रेन, जब बरसात शुरू हो गई। ठीक है, तो ये वैन भी लगा सकते हो, बिफोर भी। बट आपको ध्यान क्या रखना, अगले सेंटेंस में हार्डली स्कैर्सली जब आ जाते हैं तो आपको देन, THAN, देन, या THAT, दैट नहीं लगाना है, वैन लगाना है, देन नहीं लगाना है जब हार्डली या स्कैर्सली आ जाए। ठीक है, कोई भी देन नहीं लगेगा, ना दैट लगेगा। द ट्रेन स्टार्टेड टू लीव, ये गलत है, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। आप नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, नो सूनर जब लगा होता है ना, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, इसका मतलब निकलता है एक तो ज्यों ही या फिर जैसे ही। नो सूनर का मतलब निकलता है ज्यों ही या जैसे ही। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन, THAN, ये वाला देन लगेगा इसमें, THAN कंजंक्शन, और ये कंजंक्शन का काम करेगा। देन द ट्रेन डिपार्टेड, डिपार्टेड का मतलब होता है प्रस्थान करना। कह रहा है कि ज्यों ही, जैसे ही, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी, मतलब ट्रेन निकल गई, पहुंचते के साथ निकल गई एकदम से। तो ये यही बताता है कि जब दो एक्शन बिल्कुल पास पास हुए, थोड़ा बहुत अंतर है टाइम का, तब ये कंजंक्शन और ये नो सुनर
और हार्डली स्कैर्सली है ना, ये क्या है, एडवर्बियल कहलाते हैं। ये वाला पार्ट, ये एडवर्बियल्स हैं, ये जोड़े जाते हैं। एक चीज और होती है कि जब भी ये एडवर्बियल्स जोड़े जाते हैं ना, तो हमेशा इन्वर्जन फॉर्म आता है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। इधर भी देखो ये सब्जेक्ट आई, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मगर सेंटेंस फिर भी इंटेरोगेटिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस की ही सेंस रहेगी फिर भी। जल्दी से देखेंगे एक बार। अब नोट, कुछ एक पॉइंट है जिनको आप नोट कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए फिर नोट करना। नोट दैट हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर एक्सेट्रा आर एडवर्बियल्स विच आर ऑफन यूज टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। दैट वन इवेंट क्विकली फॉलोड अनदर, यानी कि एक इवेंट के तुरंत बाद दूसरा हो रहा है ना, तब जोर देने के लिए ये एडवर्बियल्स यूज किए जाते हैं, ये एडवर्बियल्स हैं। नेक्स्ट, when we use these adverbials in the starting of a sentence, the helping verb is put before द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन फॉर्म। इसे इन्वर्जन फॉर्म बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था ना अभी, नो सुनर डिड दे, और ये जब डिड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इधर पास्ट नहीं लगाएंगे, वी वन ही रहेगी इधर, क्योंकि वी इधर हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया ना, डिड के साथ वी वन लगता है हमेशा। नो सुनर डिड दे रीच द प्ले ग्राउंड देन वी केम, कह रहा है जो ही, इसका मतलब मैंने बताया था, जो ही वे प्ले ग्राउंड पहुंचे हम भी पहुंच गए, वी केम हम आ गए। माई फादर वेक्स अप अर्ली, मेरे पिता जल्दी जगते हैं, इन द मॉर्निंग, सुबह में। सो डू आई, तो मैं भी वैसा ही करता हूँ, यानी तो मैं भी जगता हूँ। तो ये सो है, यहाँ पे एडवर्बियल का काम कर रहा है, और एडवर्बियल आ गया सो, तो डू पहले आएगा सब्जेक्ट से पहले, तो ये भी क्या हुआ, इन्वर्जन फॉर्म हुआ। और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं जरा भी। अब इसमें देखो कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेटा मैंने कहाँ गए, 1 मिनट, देर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखो, एज एज, एक सेंटेंस में एज एज दोनों तरफ लगा होता है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस में भी लग सकता है, नेगेटिव में भी, ठीक है। उतना जितना, ऐसे कंपैरिजन जब किसी सेंटेंस में किया जाए, जैसे सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, वह उतनी सुंदर है जितनी की उसकी माँ, उतनी जितनी, ऐसी सेंस निकलेगी। नेगेटिव में भी हो सकता है इसका यूज, एज का जोड़ा हो गया है ना ये, तो एज आए तो आपको एक खालिस्तान दे दिया, दूसरे में भी एज भरना है। सी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, तो आपको एक कोई भी खालिस्तान दे रखा हो ब्लैंक, तो आपको एक में एज भर रखा है तो दूसरे में भी एज ही भरेंगे, ठीक है। मतलब जब सेंस क्या निकलनी चाहिए, उतना जितना। सो एज, इसका मतलब हुआ इतना जितना। जैसे ही इज नॉट सो डल एज द टीचर एक्सपेक्टेड, कह रहा है कि वो इतना डल नहीं है, इतना नालायक नहीं है, इतना कमजोर नहीं है पढ़ाई में, जितना कि टीचर उसे समझे हुए हैं। सो का एज के साथ जुड़ा। सो दैट, इतना की, ऐसी सेंस मिलेगी, यूज्ड इन नेगेटिव एज वेल एज इन एफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में भी यूज हो सकता है, एफर्मेटिव में भी। जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, कह रहा है कि वो इतना गरीब है, इतना निकला ना इसका मतलब, कि वह, सॉरी वीक है, वीक मतलब कमजोर, वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता। देखो इसको कन्वर्ट करें टू या टू की फॉर्म में, टू और टू का जोड़ा होता है ना जैसे, उसमें भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना गरीब है कि वो चल नहीं सकता, इसका मतलब ये निकलता है। कैन नॉट, देखो इसमें कैन नॉट यानी टू और टू वाले सेंटेंस हमेशा वो नेगेटिव सेंस देता है, कैन नॉट वाली। तो टू और टू वाला सेंटेंस आपको ध्यान रहे कि वो नेगेटिव सेंस का होता है। वेदर और का जोड़ा होता है की या, जैसे नो बडी नोज वेदर ही विल कम और नॉट, कह रहा है कि कोई नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं, की और या आ गए ना, वह आए कि वह आएगा या नहीं, यहाँ पे ये या की साइंस दे रहा है, ये दे रहा था की। बिटवीन और एंड, बोथ एंड इनका जोड़ा था, मीट मी बिटवीन 10 AM एंड 1 PM। जब बिटवीन दे रखा हो तो आपको यहाँ पे टू लगाना गलत हो जाएगा, एंड आएगा यहाँ पे, ठीक है। आई वर्क फ्रॉम, अगर फ्रॉम लगा रखा है तो टू लगेगा, आई वर्क फ्रॉम 10 AM टू 1 PM। तो ये ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है आपको, बिटवीन जब भी आई तो एंड भरना है, फ्रॉम तो टू। दो, ऑल दो, इवन दो, ये मैंने पढ़ा दिया, इनका सेम मीनिंग होता है। इवन दो, ज़्यादा फोर्स देना हो किसी बात पे, ज़्यादा बल देना हो, एम्फेसाइज करना हो, एम्फेटिक बनाना हो सेंटेंस को, तो इवन दो यूज कर सकते हैं। इवन दो इज मोर एम्फेटिक देन दो एंड
ऑल्दो, ही लिव्स इन ए वेरी स्मॉल फ्लैट, इवन दो, ऐसे जोर देकर, इज ए मिलेनियर, मतलब ये जोर देकर के बोलना नहीं है, सेंस निकलेगी कि इसमें जोर दी हुई, क्या वह, हालांकि क्या है वो, मिलेनियर है, फिर भी वो एक स्मॉल छोटे से फ्लैट में रहता है, फिर भी, जब भी, हालांकि, जबकि, मतलब फिर भी एक बड़ी बात है ना, तो इसमें जोर देना ही पड़ेगा। जब इतना मिलेनियर होते हुए छोटे से फ्लैट में रह रहा है तो कोई व्यक्ति अपनी बात को प्रेजेंट जोर दे करके करेगा, उस बात पे जोर देना चाह रहा है वो, इसलिए इवन दो लगाया है उसने। नेक्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ, इफ और इवन इफ दोनों का सेम भी यूज किया जाता है कई बार, बट अंतर क्या है, इसका सेंस निकलता है जब भी और इसका निकलता है यदि। जैसे ई और रेयर जब होती हैं चीज़ें, मतलब जो चीज़ें रेयरली होती हैं तब इवन इफ लगाएंगे। जैसे इवन इफ यू रन फास्ट यू स्टिल मिस द ट्रेन, हालांकि तुम तेज दौड़े, चाहे तुम तेज दौड़ो फिर भी तुम ट्रेन, यू स्टिल मिस द, फिर भी तुमने ट्रेन मिस कर दी, यानी कि तुम तेज दौड़ो फिर भी तुम ट्रेन नहीं पकड़ सकते, मतलब ये निकल रहा है। तो ये एक रेयर बात है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन के पीछे कोई नहीं दौड़ता है नॉर्मली, तो ये बहुत रेयर यूज किया जाता है जब रेयर थिंग होती है ना उन्हीं के लिए। इफ़ यू रन फास्ट यू कैन विन द रेस, ये सिंपल बात है, अगर तुम तेज दौड़ो तो विन कर सकते हो रेस को, और ये चाहे तेज दौड़ो फिर भी ट्रेन को नहीं पकड़ सकते, ट्रेन तो फिर भी निकलनी थी चाहे तुम कितने तेज दौड़े। तो ये जर्नल बात के लिए यूज किया जाता है, ये ऐसी बात के लिए जो जर्नली हैपन नहीं होती है। इवन दो, इवन वैन एंड इवन इफ में डिफरेंस क्या है, इवन दो, यद्यपि, मैंने बता दिया है कि जब मोर एम्फेटिक दो की जगह जब इवन दो हम यूज करेंगे जब हमें ज़्यादा जोर देना है, एम्फेटिक बनाना है सेंटेंस को। जैसे ही डज नॉट बाई ए कार इवन दो ही अर्नस इनफ, कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कमाता है फिर भी कार तक नहीं खरीदता वो, तो यहाँ पे जोर दिया गया है। यद्यपि कह रहा है कि वो कार नहीं खरीदता यद्यपि बहुत ज़्यादा कमाता है, पर्याप्त कमाता है। इवन वैन द टेररिस्ट वॉज गिवन फेयर ट्रायल इन द कोर्ट इवन वैन ही वॉज गिल्टी, कह रहा है कि जब भी, यहाँ तक कि वो जब वो गिल्टी था, दोषी था, फिर भी टेररिस्ट को कोर्ट में एक फेयर, मतलब निष्पक्ष उसका ट्रायल किया गया, मतलब उसको अपनी बात पेश करने का मौका दिया गया। तो ऐसा रेयरली होता है ना, कह रहा है कि हालांकि वो गिल्टी था फिर भी, यहाँ तक कि जब वह दोषी था, तो ये चीज़ वो हैं जो रेयर हैपन होती हैं, तब मैंने बताया था कि इवन वैन और इवन इफ का यूज होता है ज़्यादा। देखो, इवन दो इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज ऑलवेज डन एंड इफेक्ट इन मेंशनड, एंड इफेक्ट इज मेंशनड, जब सच्चाई मेंशन की जाए, जैसे इसमें ही अर्न्स इनफ, ये सच्ची बात है, और वो फिर भी कार नहीं खरीदता है, तो ये सच्ची बात है नॉर्मली। यहाँ पर देखो, इवन व्हेन इज यूज्ड व्हेन समथिंग ओकेजनली डन, कभी कभार होता है, जैसे ये टेररिस्ट, तब इसने इवन वैन लगाया कि ये कभी कभार ऐसा होता है कि यार वो गिल्टी होने के बाद भी उसके साथ न्याय के साथ एकदम से उसको बोलने का मौका दिया जा रहा है, दोषी होने के बाद भी, तो ये कभी कभार होता है, ओकेजनली ऐसा, तब इवन वैन का यूज किया गया। इवन इफ यूज्ड व्हेन समथिंग इज रेयरली डन, कभी, मतलब रेयर, मुश्किल से ही हो। यू कैन नॉट कैच ए मूविंग ट्रेन इवन इफ यू रन फास्ट, कह रहा है तुम चलती हुई ट्रेन को कभी नहीं पकड़ सकते, इवन इफ, हालांकि चाहे तुम कितने ही तेज दौड़ लो, ठीक है ना, इवन इफ। तो ये मोस्ट रेयर थिंग्स के लिए यूज किया जाता है इवन इफ। इवन तो सामान्य जो चीज़ रेगुलर होती हैं, इवन वैन जो ओकेजनली होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई थिंक आपको ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। मैं इसमें आपके जो फर्स्ट वाला पार्ट था इस वीडियो का, उसमें उसके लिंक आपको इसमें सेंड कर दूंगा, सजेशन बॉक्स में आपको मिलेंगे, आप उनको भी देखना ज़रूर। जब तक कि आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।